चलो, आज हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है आज डाइहेड्रल ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप क्या कहता है? देखो, उससे पहले हम जानते हैं सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री होती क्या है? सिमेट्री को तुम्हें कैसे समझो? ऐसे समझो जैसे तुम घर में क्या करते हो, टाइल लगवाते हो, तो वहां एक सिमेट्री नहीं बन जाती? मतलब हर दो तीन टाइल के बाद वही डिजाइन, हर दो तीन टाइल के बाद वही डिजाइन एक जैसा सा लगता है, तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्री। मतलब वो किस किस जगह एक जैसा लग रहा, जहाँ एक जैसा लग रहा वो क्या है? सिमेट्री है। अब हम इस सिमेट्री को एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैं पहली बार इसे डाइहेड्रल ग्रुप को ज्योमेट्री से पढ़ा रहा था। मैं कभी केवल सिंबल के फॉर्म में पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया ज्योमेट्री से। क्यों पढ़ाया सिंबल की फॉर्म में? क्योंकि मुझे किसी ने ज्योमेट्री से नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं भी नहीं पढ़ाया। ये क्या ले लिया हमने? ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया है कि इसकी क्या है, तीनों साइड बराबर है। अब हम इसकी सिमेट्री बना के देखते हैं कैसे बनेगी, फिर उनका ग्रुप बना के देखेंगे। देखो, पहले हमने क्या करा, इस ग्रुप में कोई चेंज नहीं करा। तो सॉरी, इस ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं किया, जैसे ये था ऐसे ही इसको ऐसा कैसे ही रखा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल सिमेट्री। मतलब कोई हमने नथिंग, कुछ नहीं किया। फिर हमने क्या किया? देखो, हमने एक तरह से इसे, जो ये थ्री था यहाँ पे, इसे फिक्स कर दिया है नहीं। और जो ये लाइन है इसके अबाउट हमने इसे रोटेट किया। देखो, जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इसके अबाउट टू इधर आ जाएगा और वन इधर। देखो, टू इधर आ गया, वन इधर आ गया। जब हम इसके अबाउट इसे फिक्स करके इसे क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? तो ये क्या हो गया? तीन तो, देखो तीन की इमेज कौन रही? तीन ही रही। एक की इमेज कौन हो गई? एक की इमेज हो गई दो, दो की इमेज हो गई एक। तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक दो। अब हमने क्या करा, अब हमने दो को फिक्स कर लिया और इस लाइन के अबाउट रोटेट करा, तो क्या हो जाएगा? तीन इधर आ जाएगा और वन इधर। हमने यहाँ क्या किया, टू को उसकी इमेज रखा और क्या करा, एक की इमेज होगी तीन और तीन की इमेज होगी एक। तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक तीन। फिर हमने क्या करा, वन को फिक्स कर दिया और इस लाइन के अबाउट इसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? रोटेट में रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसे टू को उठा के इधर लाएंगे। अब इसे कैसे समझाऊं मैं यहाँ? तो क्या हो गया, वन अपनी इमेज खुद रहा, टू की इमेज कौन हो गई? थ्री, और थ्री की इमेज कौन हो गई? टू। तो इस एलिमेंट को बोलते हैं टू थ्री। ये क्या करा हमने? इसे रिफ्लेक्ट करा। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब हम क्या कर रहे थे, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे। अब हमने क्या करा, इसको रोटेट करते हैं हम। ऐसे ऐसे लेके आएंगे इसको यहाँ। इस थ्री को क्या लेके आएंगे हम? थ्री को यहाँ लेके आएंगे। तो ये थ्री यहाँ आ गया। इसे लाने के लिए हमने क्या करा, इसे 120 डिग्री एंगल पे रोटेट किया। हम इसे फिर क्या करेंगे, यहाँ से इस थ्री को फिर ऐसे रोटेट करके क्या लाएंगे? यहाँ लाएंगे। तो ये क्या कहा जाएगा? यहाँ। तो देखो, ये रोटेशन कितना था? 120 डिग्री था। तो ये रोटेशन कितना हो गया? 240 डिग्री हो गया रोटेशन। ठीक, मान लिया ये आर था, ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। हम फिर इसको एक बार रोटेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। आगे देख लो, एक बार और रोटेट करते ही, मतलब हमने क्या करा, पहले एक उसे 120 डिग्री पे रोटेट करा, वो आर एक 240 पे करा आर स्क्वायर, और फिर क्या करा, 360 पे करा, तो वो तीन अपनी ही पोजीशन पे आ गया। तो देखो, इसमें हमने क्या करा, पहले हम रिफ्लेक्ट कर रहे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे। तो इसमें हम कितने टाइप की सिमेट्री देख रहे हैं? दो टाइप की सिमेट्री देख रहे हैं। एक क्या, रोटेशनल सिमेट्री, एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री। देखो, मैं फिर समझाता हूँ। जैसे ये है ए बी सी, जब तुम इसे रोटेट करोगे
तो क्या ये कैसा लगेगा तुम्हें? ये लगेगा बी यहाँ जाएगा, सी ए, एक बार फिर तुम इसे रोटेट करोगे 100 120 डिग्री एंगल पे, तो ये क्या हो जाएगा, सी यहाँ जाएगा, ए यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा। और एक बार फिर तुम इसे रोटेट करोगे तो वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। फिर वही एक बार और रोटेट करके देख लो। ये कुछ गलती कर दिया हमने। देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। पहले हम क्या करेंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब कैसे भी इसको रोटेट कर लो। हमने क्या किया, इसको ऐसे ले आए, ए इधर आ गया, सी इधर आ गया, बी इधर आ गया। हम इसे फिर रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। और फिर एक बार इसे रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ऊपर चला गया, सी और बी। तो क्या आ गया, तीन बार रोटेट करे पे, एक बार रोटेट हुए पे ये आया आर, आर स्क्वायर और आर क्यूब क्या आ गया, फिर वो पहले वाला आ गया, आर क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो तुमने ये रोटेट किया, अगर तुम इसे यहीं फिर रिफ्लेक्ट करो तो क्या एक नया एलिमेंट नजर आएगा, बी नीचे आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। ठीक है, तुम इसे क्या करो, फिर रिफ्लेक्ट करो, बी इधर नजर आएगा, ए इधर नजर आएगा। ठीक है, फिर इसे रिफ्लेक्ट करो, सी ऊपर नजर आएगा, ए इधर नजर आएगा। ठीक है, तो क्या हमें एक तरह से अलग अलग एलिमेंट नजर आ रहे। तो देखो क्या बना, हमें पहले आर बना, आर स्क्वायर बना, आर क्यूब बना, ये आइडेंटिटी आया। अब हम क्या, ये तो रोटेशन थे, अगर हम इसमें रिफ्लेक्शन लगाते, जैसे ये एक को फिक्स करके ऐसे रिफ्लेक्ट करें, तो रिफ्लेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एस। तो ये कितना हो जाएगा, एस, एस आर स्क्वायर, और ये तो आइडेंटिटी है ही। तो ये कितना हो गया, एक तरह से ये एस आर हो गया, एस आर स्क्वायर एस। तो कितने एलिमेंट बने हमारे पास यहाँ, हमारे पास तीन एलिमेंट ये थे, और तीन एलिमेंट ये, टोटल छह एलिमेंट बने। ठीक, तो सारी सिमेट्रीज का कलेक्शन क्या है, छह एलिमेंट है। तो ये वो सिमेट्री चीज का कलेक्शन क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। चलो कुछ कम समझ में आया, फिर इस एग्जांपल से समझते हैं। अभी मतलब समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या था, ये एक स्क्वायर था, ये इसके क्या है, वर्टिसीज है 1 2 3 4। हमने क्या करा इसमें, पिछले एग्जाम्पल में हमने रोटेशन कितना लिया था, 120 डिग्री लिया था। यहाँ हम 90 डिग्री लेते हैं, और समझ में आएगा क्यों लेते हैं 90। तो हमने इसे 90 डिग्री पे रोटेट कराते, रोटेट होके क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हम इसे रोटेट करते हैं। तो क्या करेंगे जब, तो 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ, ये आ गया। हम इसे फिर एक बार, ये आर हो गया, हम इसमें फिर एक रोटेशन लगाते हैं 90 डिग्री का। तो क्या, अब 3 पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, तो 3 यहाँ जाएगा 90 डिग्री के रोटेशन पे, ये हो गया। हमने फिर इसमें एक बार रोटेशन लगाया, तो इस बार ये आ गया रोटेशन लगाते, ये क्या हो गया, ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब, और एक बार फिर रोटेशन लगाएंगे तो अब की बार वन अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो देखो हमने क्या करा, एक बार रोटेशन लगाया आर, दो बार रोटेशन लगाया आर स्क्वायर, तीन बार रोटेशन लगाया आर क्यूब, और आर की पावर 4 क्या आ रही, अपनी पोजीशन पे वो पहुंच जाता है। रोटेशन लगाना समझ में आ गया नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एक को नीचे लाएंगे तो दो इधर आ जाएगा, तीन यहाँ, फिर एक बार एक को यहाँ लाएंगे, फिर एक को यहाँ, और चौथी बार एक अपने पोजीशन पे खुद आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, और आर की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में रिफ्लेक्शन, जो ये एलिमेंट था इसमें अगर हम रिफ्लेक्शन लगाए डायगोनल के अलोंग, तो मतलब इसे फिक्स करके ऐसे, और इसे घुमाएंगे, तो क्या होगा, 4 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। तो ये कितना हो गया, इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, एक बार रिफ्लेक्शन लगाते ही ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक, अब इस एलिमेंट में रिफ्लेक्शन लगाओ ऐसे ही, 2 4 ए इसके अलोंग, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, ये कितना हो गया, एस आर। अब इस एलिमेंट में रिफ्लेक्शन लगाओ,
लगाओ, इस एलिमेंट में रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे, तो कितना आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। और फिर इस एलिमेंट में रिफ्लेक्शन लगाओ, इस ऐसे घुमाएंगे तो क्या 1 नीचे आएगा, 3 ऊपर। तो देखो, इसे हमने एक बार इसमें रिफ्लेक्शन लगाया, ये तो एक तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो कितना आ गया एस। फिर हमने इसमें रिफ्लेक्शन लगाया तो कितना आ गया एस आर, एस आर स्क्वायर, एस आर क्यूब। तो देखो जैसे ये एलिमेंट बने थे ऐसे ही हम इसमें क्या लगा रहे, फिर एक बार रिफ्लेक्शन लगा रहे, तो ये एस आर स्क्वायर, एस आर क्यूब, ये क्या बन गए। और जब आइडेंटिटी में लगाया तो एस, तो ये कितने एलिमेंट बन, हाँ तो एस लगा तो दिया आइडेंटिटी में। देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट था, इसमें रिफ्लेक्शन लगाया, ये तो एस में यहाँ बाद में लिख दिया आइडेंटिटी के नीचे। तो टोटल कितने एलिमेंट आ गए, 8 एलिमेंट आ गए। तो डाईहेड्रल ग्रुप में मतलब जब 4 साइड थी तो कितने एलिमेंट बन रहे, 8 एलिमेंट बन रहे। डाईहेड्रल ग्रुप है जो 2n एलिमेंट, कौन कौन है उसमें, आइडेंटिटी आर, आर स्क्वायर, आर की पावर n-1 तक। अब हमने क्या करा, रिफ्लेक्शन लगाया उसमें, तो क्या जितने भी रोटेशन थे सब में एक बार रिफ्लेक्शन लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n-1 एलिमेंट ये हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टोटल एलिमेंट हो गए 2n। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डाईहेड्रल ग्रुप की ये, और ये सदैव नॉन एबेलियन होता है, मतलब आर एस बराबर होता है एस आर इनवर्स के। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये लिखा दिख रहा तो तुरंत समझ जाओ कि ये क्या है, ये डाईहेड्रल ग्रुप की बात कर रहा है। देखो तुम कह रहे कि डाईहेड्रल ग्रुप कम समझ में आया, कम समझ में आया, देखो मैं तुम्हें फिर एक फिगर से समझाता हूँ। ये फिगर ले लिया हमने, ये कोई रेगुलर पॉलीगोन है, रेगुलर पॉलीगोन मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। इसके नाम रखो भाई, नहीं तो तुम कहोगे कि सारे एक जैसे ही दिखते, ए बी सी डी ई एफ। देखो अगर तुम इसे रिफ्लेक्ट करते हो ऐसे ए डी को फिक्स करके, तो ये कैसा दिखेगा तुम्हें, ये दिखेगा ए तो यही दिखेगा, बी इधर दिखेगा, सी इधर दिखेगा, ठीक, ओ सॉरी, बी इधर दिखेगा, एफ इधर दिखेगा। ये कितना था, ए बी सी, ये ई था, डी यहीं रहेगा, ई इधर दिखेगा और सी इधर दिखेगा। ठीक है, और अगर तुम इसमें रोटेशन लगाते हो, तो रोटेशन लगाए पे क्या होगा तुम्हें, कैसा बनेगा, रोटेशन लगाए पे ए यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही बी सी डी ई। देखो ये क्या हुआ, इससे रोटेट होके ये आया आर, इससे रिफ्लेक्ट होके क्या आया, ये आया। आगे नहीं समझ में, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। अगर तुमने ये क्या है, आर है, अब तुम इसे क्या कर दो, रिफ्लेक्ट करो, इसे रिफ्लेक्ट करो, तो इसे रिफ्लेक्ट करने पे क्या आएगा, एफ और सी तो फिक्स रहेंगे, इसे रिफ्लेक्ट करने पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए सी बी डी। और अगर अब तुम इसे रोटेट करो, इसे रोटेट करने पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसे इसमें ये हमने क्या बना दिया, ये बन गया हमारा, पहले कौन सा ऑपरेशन लगा, आर, फिर लगाया हमने एस। अब इसमें करो तुम, ये क्या था हमारा एस था, अब इसे क्या करो, रोटेट करो। तो इसे जैसे ही रोटेट करेंगे हम, रोटेट करते ही ये जो एफ है, एफ इधर आ जाएगा, एफ ई बी सी बी ए। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये कौन हुआ, ये हुआ हमारा एस आर, एस आर बराबर नहीं है आर एस के। ठीक है, अगर हम पहले रोटेशन लगाए फिर रिफ्लेक्शन लगाए, और पहले रिफ्लेक्शन लगा के जब रोटेशन लगाए, तो ये क्या आ रहे,
एस आर नॉट इक्वल टू आर एस के, तो ये ग्रुप क्या होता है, अबेलियन नहीं होता। एक और अच्छी सी फिगर से समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो ये फिगर सब मैं गूगल से ली, अपने आप नहीं बनाई कभी। तुम ये सोचते हो कि ऐसे तो भाई बनाने में बहुत टाइम लगेगा। हमने क्या ले लिया, एक रेगुलर पॉलीगॉन ले लिया ये, ठीक है। इसमें कितनी साइड है, एन साइड है। तो ये क्या है, हमने क्या लगाया, ये जो पॉइंट, मतलब इस थीटा डिग्री पे हमने रोटेट करा। थीटा डिग्री पे कैसे करा, हमने इसे ऐसे रोटेट करा। तो जो इसकी साइड यहाँ थी वो अब यहाँ नजर आएगी हमें थीटा डिग्री रोटेट करते ही। अब तुम कह रहे कि एक क्वेश्चन में 120 डिग्री पे रोटेट करा, एक में 90 डिग्री पे रोटेट करा, तो ये थीटा है क्या। ये थीटा मतलब हम कैसे लेते हैं, तो थीटा हम कैसे लेते हैं, थीटा हम लेते हैं 360 को डिवाइड कर दो एन से। एन क्या है, उसकी साइड है। त्रिभुज में कितनी साइड थी, तीन थी, तो वहां हमने कितना लिया, 360/3, 120 लिया। उसमें कितनी थी स्क्वायर में, 360/4, वहां 90 डिग्री लिया था। जितनी साइड होगी उससे डिवाइड कर देंगे। देखो एक बार हम रोटेशन लगाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दो बार लगाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तीन बार में यहाँ, और एन बार में फिर ये आ जाएगा। तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कितने में पहुंचेगा, एन रोटेशन में। तो क्या हो गया, आर की पावर एन बराबर आइडेंटिटी, ये रोटेशन हो गए। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करा, इसे फिक्स कर लिया, ये ए नाम दे दिया, ये ए नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या दे दिया, एक्स दे दिया, इसे वाई दे दिया। जब तुम इसमें रिफ्लेक्शन लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स इधर नजर आएगा, वाई इधर आएगा, ठीक है। तो क्या, रिफ्लेक्शन को हम एस से डिनोट करते हैं, तो पहला क्या आएगा, एस आर। फिर ये अगर हम इसमें रिफ्लेक्शन लगाए, एस आर स्क्वायर आ जाएगा, इसमें रिफ्लेक्शन लगाए, ये पॉइंट इधर, ये इधर, ये एस आर क्यूब आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एस आर की पावर एन। देखो अगर उसमें हमारी ओड साइड होती है, ओड नंबर ऑफ साइड होती है, तो ये ऐसी सिमेट्री नजर आती है, और इवन होती है तो ऐसे, मतलब यहाँ कोनों पे सिमेट्री नजर आती है। अब तो टोटल सिमेट्री कितनी हुई, टोटल सिमेट्री हुई 2n। पहले हमने क्या करा, एक रोटेशन, दो रोटेशन, n-1 रोटेशन, और nth रोटेशन पे वो क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। और क्या करे, उन सब में हम रिफ्लेक्शन लगाते रहे, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करा होगा, तो एक एग्जांपल से और बताता हूँ, वही एग्जांपल में फिर से लेता हूँ। ये हमने कितनी भुजा ले ली इसमें, ए बी सी, एक दो तीन। देखो अगर मैं इसमें क्या लगाऊं, रोटेशन लगाऊं आर, तो ये कैसा नजर आएगा, ये कैसा नजर आएगा बताओ। रोटेशन लगाते ये कैसा नजर आएगा, ए, ओ, ये फिक्स कर दी, तो बी इधर नजर आएगा, सी इधर नजर आएगा, टू इधर नजर, ओ सॉरी, टू इधर नजर आएगा। रोटेशन नहीं लगा, ये लग गया इसमें, रिफ्लेक्शन लगा दिया, चलो लग जान तो क्या बिगड़ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, अब रोटेशन इधर लगा लेते हैं, आर, आर इधर लगा लेते हैं, तो रोटेशन में ये कैसा नजर आएगा, ये ये क्या, ए यहाँ नजर आएगा, बी यहाँ, टू यहाँ, थ्री यहाँ, वन यहाँ, और सी यहाँ। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, एस लगा दिया था। अब हम इसमें लगाते हैं रोटेशन, रोटेशन। तो ये रोटेशन में कैसा नजर आएगा, ए यहाँ था, ए यहाँ, सी यहाँ, वन यहाँ, थ्री यहाँ, टू यहाँ, बी यहाँ, बी यहाँ। तो ये कौन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एस आर। अब हम ये हमने आर लगाया था, इसमें रिफ्लेक्शन लगाते हैं एस। रिफ्लेक्शन लगाए पे क्या होगा, सी तो यही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, सी यही रहेगा, टू यही रहेगा। तो ये ए किधर नजर आएगा, ए इधर नजर आएगा, वन इधर नजर आएगा। तू एक बार इसे देख, इसे देख, ए बी थ्री। देखो एस आर कैसे आया था, हमने पहले इसमें रिफ्लेक्शन लगाया, फिर हमने इसे रोटेशन लगाया, ऐसे फिर इसे घुमाया, मतलब ए को सी पे लिया है, वन को ऐसे थोड़ा सा इसे क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे।
तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया आर एस। और देखिए क्या है, दोनों फिगर एक जैसी है ना, तो आर एस नॉट इक्वल टू एस आर, तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 2 की पावर n सिमेट्री नजर आती है। हमने पहले क्या करा, सब पे रोटेशन लगाया और हर रोटेशन पे रिफ्लेक्शन लगाते रहे। रिफ्लेक्शन क्या है, एस और एस स्क्वायर, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो दो बार लगाते ही उसी पोजीशन में आ जाएगा वो। देखो हमने यहाँ क्या लगा, रिफ्लेक्शन, एक बार और रिफ्लेक्शन लगाओ फिर यही नहीं आ जाएगा। तो हमारा डाइहेड्रल ग्रुप बनता कैसे है, डाइहेड्रल ग्रुप हमारा बना कैसे, हमारे पास कौन कौन था, हमारे पास था एस और एस स्क्वायर रिफ्लेक्शन, और क्या था हमारे पास, रोटेशन था आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर एन माइनस वन, और आर की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। तो कितने हो गए ये हमारे पास, एन डिफरेंट हो गए। और इनमें सब में हम जब एस लगाएंगे, एस आर स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, एन ये हो जाएंगे, एन ये। तो ऑर्डर ऑफ डी एन कितना होता है हमारा, 2n होता है। देखो मैं तुम्हें ज्योमेट्री से बताने की कोशिश करी डाइहेड्रल ग्रुप को, मैं पहली बार ज्योमेट्री से बता, नहीं तो केवल इसे सिंबल की फॉर्म में बताते हैं। गैलियन भी दो चार फिगर ही है गैलियन में भी, उसके बाद फिर वे भी एब्स्ट्रैक्ट पा जाते हैं केवल सिंबल की फॉर्म पे। तो हम क्या करते हैं, सिंबल की फॉर्म पे चलते हैं। देखो डाइहेड्रल ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी ही लेंगे। तो क्या है ये, इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमेट्री सी, जिसमें कौन है, सिमेट्री है किसकी, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड एन। पॉलीगॉन का मीनिंग समझ में आ गया नहीं, ऑफ साइड एन। एंड कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन होती है, टू काइंड की सिमेट्री होती है, एन रोटेशनल सिमेट्री एंड एन रिफ्लेक्शन। एन रोटेशन आगे समझ में, और हर रोटेशन पे एक रिफ्लेक्शन लगा तो एन ही रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो डीएन बनता कैसे है, डीएन किससे बनता है, डीएन बना आर से और एस से, या किससे कह लो, एक्स से और वाई से। एक्स कैसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, और वाई की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो ये एन डिफरेंट एलिमेंट हो गए जिसमें एक्स ऑपरेट करा, तो ये हो गए। तो टोटल एलिमेंट कितने नजर आ रहे हैं हमें, 2n। तो डीएन कैसे बना ये, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, एक्स वाई इक्वल टू क्या है, वाई एक्स इनवर्स है, मैं बताया था। जहां भी ये नजर आए तुरंत पहचान कर लो कि वो डीएन की बात कर रहा। ठीक है। अब डीएन क्या होता है, ऑलवेज और ऑलवेज नॉन अबेलियन ग्रुप होता है डीएन। जैसे चलो डी4 की बात करते हैं, डी4 मतलब कोई भी डीएन हो, वो कैसे बन रहा, आर से बन रहा, एस से बन रहा, या कैसे कह सकते हैं वो एक्स से बन रहा या वाई से बन रहा। तो तुम्हें कितने जनरेटर नजर आ रहे, कौन बना रहे डीएन को, आर और एस बना रहे। तो डीएन के जनरेटर दो है, सीधी सीधी बात है। एन की वैल्यू कुछ ही हो, डीएन में एन की वैल्यू क्या होती है, साइड होती है, पॉलीगॉन में कितनी भुजा है, और उसका ऑर्डर कितना होता है, 2n होता है। चलो हमने क्या देखा था, वो त्रिभुज वाला एग्जाम्पल देखा था, त्रिभुज वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें कितनी भुजा थी, उसमें 3 भुजा थी, और उसमें कितनी रिफ्लेक्शन सिमेट्री नजर आ रही थी हमें, उसमें 3 नजर आ रही थी, मतलब ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट नजर आ रहे थे, एक दो, दो तीन और एक तीन। तो डीएन में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होते हैं, एन एलिमेंट होते हैं अगर एन ओड हो, और n+1 एलिमेंट होते हैं अगर एन इवन हो। तो अगर हम डीएन की बात करें, चलो डी4 की बात कर लेते हैं, तो उसमें ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने होंगे, डी4 में पूरे 5 एलिमेंट होंगे, और डी3 में केवल 3 ही होंगे। जब एन ओड होगा तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट की संख्या कितनी रहेगी, एन रहेगी, और इवन होते ही एक बढ़ जाएगी एन में। ऑर्डर 2 के एलिमेंट तो हमसे निकालने आ गए डीएन में। अब हम बात करते हैं कि बाकी किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। देखो अगर डी कोई नंबर है जो एन को डिवाइड करता है, 2n को नहीं, एन को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर डी के एग्जैक्टली 5 डी एलिमेंट होते हैं। मैं कहा था पूरा अलजेब्रा किससे चलेगा, 5 से चलेगा। ठीक है। देखो जैसे ऑर्डर ऑफ डी3 बराबर क्या है, 6 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डी एन किसके बराबर होता है, 2n के बराबर होता है। तो ऑर्डर ऑफ डी3 बराबर 6 है। तो डी3 को बनाते हैं, इसमें आइडेंटिटी तो होनी होनी। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, डीएन, डीएन का मतलब एन कौन है यहाँ, 3 है, डी3
तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए ऑर्डर दो के? तीन एलिमेंट हो गए, क्योंकि तीन ओड है। और ऑर्डर तीन के कितने एलिमेंट हो गए? तीन भी तो डिवाइड, एन की वैल्यू क्या है हमारी? तीन है। तो तीन को कौन डिवाइड करता है? तीन। तो ऑर्डर तीन के कितने एलिमेंट होंगे इसमें? दो एलिमेंट हो गए, 5 3। तो D3 ऐसे बनेगा। और ऑर्डर ऑफ D3 कितना है? 6 है। और S3 कैसा होता था? S3 में भी ऑर्डर एक का एलिमेंट, ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट, ऑर्डर तीन के दो एलिमेंट। तो D3 और S3 तो बिल्कुल एक जैसे से है। इसे बोलते हैं आइसोमोर्फिक। आइसोमोर्फिक का मीनिंग होता है बिल्कुल एक जैसे, बस एलिमेंट फॉर्म ही अलग है, गुण एक जैसे है। चलो तुम कह रहे D3 तो बहुत आसान है, चलो D4 को बना के देखते हैं कैसे बनेगा। D4, ऑर्डर ऑफ D4 कितना होगा? 8 होगा। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ? 4। ऑर्डर एक के कितना एलिमेंट? एक। एन कैसा है? इवन। तो ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट होंगे? 5 एलिमेंट होंगे। 5। अब इसे कौन डिवाइड करता है? 4 को? एक हो गया, ऑर्डर दो के एलिमेंट हो गए। 4 को कौन डिवाइड करता है? 4 डिवाइड करता है। तो 5 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2। ऑर्डर 4 के दो और हो गए क्या? पूरे 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट हो गए। तो D4 कैसे बनेगा? उसमें ऑर्डर एक का एक, मैं अभी तो बताया था। और ऑर्डर दो के एलिमेंट की संख्या, ऑर्डर दो के एलिमेंट की संख्या n होगी अगर n ओड है, और n+1 होगी अगर n क्या है? इवन है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या थी? इवन थी। तो इसलिए 4 में एक जुड़ गया। अब हम क्या करते हैं? D5 बनाते हैं। D5 में कितने एलिमेंट होंगे? 10 एलिमेंट होंगे। कैसे? आइडेंटिटी एक। n की वैल्यू कितनी है अब? 5। तो 5 तो ओड है, तो ऑर्डर दो के एलिमेंट की संख्या 5 ही रहेगी। और क्या आ जाएगा? 5 को और कौन डिवाइड करता है? केवल 5 ही करता है। तो ऑर्डर 5 के एलिमेंट की संख्या 5 5 4। तो 4 और 5 9 और एक 10 एलिमेंट ऐसे बने D5 में। आगा D5 समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, तुमने A4 पढ़ा था। A4 में कौन कौन एलिमेंट थे? A4 तो याद होगा। A4 में क्या था? ऑर्डर एक का एक एलिमेंट था, ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट थे वहाँ, और बाकी सारे एलिमेंट क्या थे? ऑर्डर 8 के थे। वो सॉरी, ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट थे। तो ऐसे 12 एलिमेंट बने थे A4 में। तो A4 क्या था? नॉन अबेलियन ग्रुप था। किसका? ऑर्डर 12 का। अब हम D6 बनाते हैं। Dn तो सारे ही नॉन अबेलियन है। और ऑर्डर ऑफ D6 क्या है? 12 है, मतलब ये भी ऑर्डर 12 का नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो हम देखते हैं कि क्या D6 A4 के बराबर है। तो D6 कैसे बनेगा? ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, n की वैल्यू क्या है? 6। तो 6 तो इवन है, तो ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट होंगे? n+1 7। ये 7 एलिमेंट हो गए ऑर्डर दो के। अब 6 को कौन डिवाइड करता है? दो से अलग 3 करता है। तो ऑर्डर 3 के 5 3, दो एलिमेंट। और कौन करता है 6 को डिवाइड? 6 ही करता है। तो ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट? दो। तो ऐसे बनेगा D6। देख लो 12 एलिमेंट हो गए, 7 और 1 8 और 4 12। तो क्या A4 और D6 एक जैसे ग्रुप है ना? इसमें तो ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट है, यहाँ ऑर्डर 3 के 2 है, यहाँ ऑर्डर 2 के 3 है, यहाँ ऑर्डर 2 के 7 है। तो A4 बराबर नहीं होता किसके? D6 के। जबकि दोनों ऑर्डर 12 के नॉन अबेलियन ग्रुप है। देखो, ये मैं लिख दिया ही, हमने सेंटर अभी पढ़ा नहीं। सेंटर क्या होता है ग्रुप का? वे एलिमेंट ग्रुप के जो सब एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं वे सेंटर में जाते हैं। तो डीएन के सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? दो अगर एन इवन है, और वन अगर एन ओड है। चलो, इसे फिर भी हम जब सेंटर पढ़ेंगे तब भी इसे पढ़ेंगे। अब तुमने, मैं क्या कहा था जब हमने पढ़ा था ऑर्डर 10 का नॉन अबेलियन ग्रुप 2 × 5? तो हमने नॉन अबेलियन ग्रुप की बात कर रहा मैं। तो हमने क्या कहा था वहां पे? कि इसमें ऑर्डर दो के 5 एलिमेंट होंगे। कहा नहीं था ऐसा? ऑर्डर 14 के नॉन अबेलियन ग्रुप में क्या था? ऑर्डर दो के 7 एलिमेंट थे। अब अगर हम बात करें, मतलब इन ग्रुप को हमने कहा था ऑर्डर 2p के नॉन अबेलियन ग्रुप। तो तुम ऑर्डर 2p का कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप ले लो, वो किसका आइसोमॉर्फिक होगा? डीपी के आइसोमॉर्फिक होगा। एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p इज आइसोमॉर्फिक टू डीपी। जैसे तुमने ऑर्डर 10 लिया था नॉन अबेलियन ग्रुप 2 × 5,
और ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा? कोई भी तुम नॉन अबेलियन ग्रुप ले लो ऑर्डर 10 का, वो D5 का आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 5 एलिमेंट, और ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट, और वहां भी तो ऐसे ही था। तो तुम अब डीपी से भी सोच सकते हो। तो डीपी तो बहुत आसान ग्रुप है, डीएन। देखो, इसके सब ग्रुप की संख्या के लिए भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। डीएन के कितने सब ग्रुप हो गए? डीएन के सब ग्रुप की संख्या क्या होती है? वो होती है टो एन प्लस सिग्मा एन। एमएससी में तुमने पढ़ा। टो एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजन ऑफ एन। और सिग्मा एन क्या होता है? सम ऑफ डिविजन ऑफ एन, उनका सम। चलो हम क्या करते हैं, D3 के सब ग्रुप की संख्या निकालना सीखते हैं। D3 है क्या? इसमें तो ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट। इसके सब ग्रुप कैसे बनेंगे? एक सब ग्रुप ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 के इसके 3 सब ग्रुप बन जाएंगे, ऑर्डर 3 का एक सब ग्रुप बनेगा, और ऑर्डर 6 का युग खुद। तो इसके सब ग्रुप कितने हुए? इसके सब ग्रुप कितने हुए हमारे? 1 का 3 4, 4 और 2 6 सब ग्रुप हुए। और अब इसके डिवीजर कितने हैं? 6 के। 6 के डिवीजर कितने हैं? 6 के डिवीजर है कौन? 1 2 3 6। 4 डिवीजर है, प्लस सम ऑफ डिवीजर ऑफ एन। इसके डिवीजर का सम कितना है? 6 3 9, 9 3 12। मतलब इसके कितने सब ग्रुप बनेंगे? 16। तो हम ऐसे बना नहीं, मतलब ऐसे बना नहीं सकते, वो तो वही सिमेट्री से ही बनेंगे। मतलब ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं। इसके डी मतलब सबसे ज्यादा सब ग्रुप की संख्या क्या होती है? डीएन में होती है। उसके लिए फॉर्मूला है टो एन प्लस सिग्मा एन। ये फॉर्मूला मतलब मिलेगा कहाँ तुम्हें? ये तुम्हें गैलियन की एक्सरसाइज में मिलेगा। कभी वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि सब ग्रुप कौन है। अगर पूछेगा तो वो बस ऐसे पूछ लेगा कि भाई D5 के सब ग्रुप बताओ। तो तुम क्या करोगे? कैलकुलेट कर दोगे। पूरे ग्रुप की खासियत क्या है? वो कितना पूछता है, कौन नहीं पूछता। तो डीएन के बारे में सब पता चल गया। ये नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 2n का। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होते हैं? अगर n ओड है तो n, n इवन है तो n प्लस वन। ऑर्डर डी के कितने एलिमेंट होते हैं? अगर डी एन को डिवाइड करता है 5d एलिमेंट होते हैं। सब ग्रुप की संख्या क्या होती है? ये होती है। सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? दो अगर n इवन है, वन अगर n ओड है। सब कुछ तो तुम्हें डीएन के बारे में पता चल गया। चलो, डीएन मतलब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तुमने इसे सिमेट्री बनानी सीखी, ज्योमेट्रिकली देखा। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? देखो, हमने मान लिया क्या है, एच कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप डी का। तो एच में कौन है? ये एलिमेंट है H1 H2 H3 Hk। लाल पेन ले लेते हैं। अब हमने क्या मान लिया? ए क्या है? कोई एलिमेंट है जी का। कैसा है? मान लिया ए क्या है? एच में नहीं है। ए एच में नहीं है। अगर ए एच में होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए की गुना जब हम अंदर करेंगे तो वो एच ही रह जाएगा। तो एच से क्या बनेगा? H1A H2A H3A Hk। तो इसे बोलते हैं हम राइट कोसेट। अगर हम ए की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा? AH1 AH2 AHk। तो ये बन गया लेफ्ट कोसेट। तो राइट कोसेट बनाना आ गया, लेफ्ट कोसेट बनाना आ गया। वो कह रहा कि कोई गारंटी नहीं कोसेट सब ग्रुप हो। क्यों? मान लिया इनमें से कोई एक एलिमेंट आइडेंटिटी था, अब हमने उसमें ए की मल्टीप्लाई कर दी। तो ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो फिर इसमें आइडेंटिटी बची का नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की गुना हो गए। तो कोई गारंटी नहीं होती कि कोसेट सब ग्रुप हो, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म नहीं कर देगा आइडेंटिटी को। अब नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है? इसकी तो तुमने बीएससी में भी पढ़ी, एमएससी में भी पढ़ी, फिर भी समझ में क्यों नहीं आई इसकी डेफिनेशन? देखो, हमने मान लिया जी क्या है? कोई ग्रुप है, और एच उसका सब ग्रुप है। तो एच को हम नॉर्मल कब कहेंगे? जब एच ए बराबर ए एच हो जा। फोर ओल ए मतलब उसका प्रत्येक राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर हो। ए की वैल्यू तुम कुछ भी लो, इन दोनों को निकाल लो, तो क्या आएगा? एच ए बराबर ए एच। कोम्यूट नहीं है ये है बराबर।
मतलब प्रत्येक राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो सब ग्रुप नॉर्मल है, कहाँ? जी में। ऐसे नहीं कह सकते कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। सही सेंटेंस क्या होगा? एच इज नॉर्मल इन जी, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एच ए क्या आ गया? एच वन ए एच टू एच, और ये इसके बराबर है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि एच वन ए एच वन के बराबर है, एच टू ए एच टू के बराबर है। इसका मीनिंग ये नहीं है नॉर्मेलिटी का। ये नॉर्मेलिटी क्या हुई? क्या हुई? ये तो कोमुटेटिविटी होगी, तो ये नॉर्मलिटी नहीं होती। नॉर्मेलिटी का मीनिंग होता है कि तुम इसका कोई एलिमेंट लो एच वन ए, तो इधर जरूर कोई सा एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि वो किसके बराबर होगा? ए एच आई के बराबर होगा। एच टू ए के लिए फिर दूसरा एलिमेंट मिलेगा ए एच जे। जरूरी नहीं कि पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो। ये तो कोमुटेटिविटी होगी। समझ गए नहीं तुम नॉर्मेलिटी का मीनिंग? अब ये दो फेमस थ्योरम पढ़ते थे तुम एमएससी में, कि एक सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मली फाउंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स एच के बराबर हो या एच का सबसेट हो। तो यहाँ इन्हें याद रखना ही सफिशियंट है। देखो, हम पहचान कैसे करते हैं कि कोई सब ग्रुप नॉर्मल होगा ही होगा किसी ग्रुप जी का? हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल इन जी। अगर जी कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप है वे सारे नॉर्मल। ठीक, साइकिलिक भी तो अबेलियन ग्रुप होता है, तो साइकिलिक के सारे सब ग्रुप क्या हो गए? नॉर्मल हो गए। ए सब ग्रुप विच इज यूनिक इन जी, जो अपने जैसा अकेला है, वो क्या हो जाएगा? वो भी नॉर्मल हो जाएगा। जैसे एस थ्री क्या था? एस थ्री में ऑर्डर एक का एक एलिमेंट था, दो के तीन एलिमेंट थे, तीन के दो एलिमेंट थे। तो इसका ऑर्डर तीन का सब ग्रुप कैसे बनेगा? एक ही सब ग्रुप बनेगा, दूसरा तुम बना ही नहीं सकते। तो इसमें ऑर्डर तीन का अपने जैसा अकेला सब ग्रुप है, तो ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो एस थ्री में क्या है? ऑर्डर तीन का सब ग्रुप क्या है? नॉर्मल है। देखो, ये निशान होता है सब ग्रुप का। ये निशान होता है जब हम इसे बंद कर देते हैं नॉर्मल सब ग्रुप का, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का। अब इंडेक्स क्या होता है सब ग्रुप? हाँ हाँ हाँ, कोई गारंटी नहीं। ये कोई गारंटी नहीं कि वो नॉर्मल है, यूनिक होगा। उल्टा नहीं कह सकते। चलो, अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स होता क्या है? अगर तुम किसी ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर दो, तो वो आ जाता है उस सब ग्रुप का इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, या इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट को सेट। देखो, हमने मान क्या लिया? ऑर्डर ऑफ एस एन कितना होता है? फैक्टोरियल एन होता है। और ऑर्डर ऑफ ए एन कितना होता है? फैक्टोरियल एन बाई टू। तो ऑर्डर ऑफ एस एन अपॉन ए एन निकालना कितना आएगा? दो आ जाएगा। तो मतलब ए एन का इंडेक्स कितना है? एस एन में दो है। तो हम कहेंगे कि ए एन क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का। तो ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट बन जाएंगे। ए थ्री नॉर्मल सब ग्रुप है एस थ्री का, ए फोर नॉर्मल सब ग्रुप है एस फोर का, ए एन एन की वैल्यू कुछ भी रखो एस एन का। ठीक है। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ऑर्डर 6 के ग्रुप में ऑर्डर 3 का नॉर्मल है, ऑर्डर 8 के ग्रुप में ऑर्डर 4 का नॉर्मल सब ग्रुप है, ऑर्डर 10 के ग्रुप में 5 का नॉर्मल है, ऑर्डर 12 के ग्रुप में ऑर्डर 6 का नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर है उसमें ऑर्डर 6 का। ऑर्डर 14 के ग्रुप में ऑर्डर 7 का, ऑर्डर 16 के ग्रुप में ऑर्डर 8 का। यानी जिस सब ग्रुप का इंडेक्स 2 आएगा वो नॉर्मल होगा उस ग्रुप में, अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो सब ग्रुप निकालने आगे। चलो, अब वो क्या कह रहा है इसमें? वो कह रहा है कि ए फोर नॉर्मल है, फोर में हमें पता, बताने की जरूरत नहीं है। हमें तो अब एन की वैल्यू 1000 तक पता, कुछ भी रखे। अब वो कह रहा है अगर पी स्मॉलेस्ट प्राइम है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो जी में एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिलेगा इंडेक्स पी का। चलो, हम एग्जांपल के लिए ऑर्डर ऑफ जी बराबर हमने कितना ले लिया? 35 ले लिया। सबसे छोटा प्राइम कौन है जो 35 को डिवाइड करता है? 5। तो इसका मीनिंग है 5। तो इसमें ऑर्डर इंडेक्स 5 का 5 कब आएगा? जब तुम 35 को 7 से डिवाइड करोगे। तो इसका मीनिंग क्या है? कि इसमें ऑर्डर 7 का नॉर्मल सब ग्रुप है। सही बात है इस इंडेक्स थ्योरम से। अब हम तो इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं
5 × 7 ही तो है 35। बड़े वाला प्राइम कौन है? 7। हमने पढ़ा था कि P × Q हो तो जो अगर P बड़ा हो Q से तो ऑर्डर P का एक ही सब ग्रुप होता है, ऑर्डर 7 का एक होगा, जो एक होगा वो नॉर्मल हो। ऐसे भी कह सकते हैं। और हमें वैसे भी पता है कि ऑर्डर 35 का ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल, वो सॉरी साइक्लिक होता है। इसके तो सारे ही सब ग्रुप नॉर्मल हो गए इसमें। तो हम फिर हमने क्या ले लिया? x5 ले लिया, और जी का ऑर्डर इसे हम कैसे लिखते हैं? 3 × 5 × 7। सबसे छोटा प्राइम कौन है जिसको ऑर्डर को डिवाइड करता है? 3। तो 3 कब आएगा? जब 105 को तुम 35 से डिवाइड करोगे। तो मैं इस रिजल्ट को क्लियर कराना चाह रहा, इसका मतलब है कि ऑर्डर 35 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑर्डर 105 के ग्रुप में। कोई बात नहीं। एक इंडेक्स थ्योरम होती है फैक्टोरियल एन वाली, वो हम जब पढ़ेंगे जब हम सिंपल ग्रुप पढ़ेंगे। अच्छे से आया समझ में नॉर्मल सब ग्रुप? देखो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो कह रहा है एन की वैल्यू कुछ भी ले लो, उसके नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे? 4 होंगे। अगर एन की वैल्यू 4 है, बाकी सब के लिए 3 होंगे। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि S10 के कौन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो तुम कहोगे कि S10 के 3 नॉर्मल सब ग्रुप है। कौन? आइडेंटिटी, A10 और खुद S10। और केवल जब S4 के ही हमें 4 नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे, आइडेंटिटी, A4 और कितना? S4। एक यहाँ रह गया, वो कौन होता है? वो होता है K4। देखो कैसे बनता है। S4 बनता कैसे है? S4 में ऑर्डर एक का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर दो के उसमें 9 एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट एक जैसे होते हैं, और 3 एलिमेंट एक जैसे होते हैं, दो दो साइकिल के प्रोडक्ट। कितने? और बाकी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है इसमें? 3 होता है। ठीक है। तो इसके 24 एलिमेंट कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, 9 और 1 10 एलिमेंट हो गए। और ऑर्डर 4 के भी तो एलिमेंट हो गए, इसमें ऑर्डर 4 के भी एलिमेंट होते हैं। तो इसमें इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन हुए? एक तो A4 तो हो ही गया, एक इसका नॉर्मल सब ग्रुप K4 भी होता है ऑर्डर 4 का। ये एक, यही तो बनेगा ये एलिमेंट, और तीनों एलिमेंट ये तो यू अपने जैसा अकेला ही बना। तो S4 के नॉर्मल सब ग्रुप कौन होते हैं? E, आइडेंटिटी, K4, A4, S4। ये नॉर्मल है इसमें, ये नॉर्मल है इसमें, ये नॉर्मल है इसमें। ठीक है। बाकी सबके लिए केवल यही सीरीज चलेगी, E, AN और SN। बाकी एन के लिए एन की वैल्यू कुछ भी ले लो। अब AN की बात करते हैं। वो कह रहा कि AN के 3 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जब n की वैल्यू 4 है, बाकी किस सब के लिए 2 होगी। अगर हम A4 की बात करें तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है K4, हमने देख रखा, यूनिक बनता है इसमें, और आइडेंटिटी। तो इसके क्या हो गए? 3 नॉर्मल सब ग्रुप हो गए। अब तुम A5, A6 किसी की भी बात करो, इनका नॉर्मल सब ग्रुप ये खुद और आइडेंटिटी है, बीच में कोई नहीं। A7, A8 कुछ भी ले लो। तो ये रिजल्ट बड़े अच्छे से समझ में आ गया। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। हमने डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ा। डाइहेड्रल ग्रुप मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकली भी समझाने की कोशिश करी। पहली बार समझाया, मैं किसी को नहीं समझाता था, क्यों? मुझे किसी ने नहीं समझाया था। पर आज मैं गूगल से कुछ इमेज ली। कभी तुम ये सोचो कि ये रंगीन इमेज में ही बना दी थी, भाई बहुत टाइम लगेगा ना, मुझसे इतना कंप्यूटर आता। फिर तुम्हें समझाने की कोशिश करी ज्योमेट्रिकली। डाइहेड्रल ग्रुप है क्या? DN है, उसका ऑर्डर कितना है? 2n। पता चल गया इसमें n रोटेशनल सिमेट्री होती है, n रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। अब अगर हम इसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझे तो ये क्या है? x और y ने मिलकर बनाया। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होते हैं इसमें? अगर n ओड है और n+1, अगर n इवन है, ऑर्डर d के कितने एलिमेंट होते हैं? 5d एलिमेंट होते हैं। अगर डी एन को डिवाइड, 2n को नहीं कह रहा मैं, n को डिवाइड करने की बात कर रहा। इसके सब ग्रुप की संख्या निकालने आ गई। इसके बारे में हमें सब कुछ तो पता चलेगा डीएन के। उसके बाद हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा। नॉर्मल सब ग्रुप का मीनिंग क्या है? ऐसा सब ग्रुप जिसका प्रत्येक राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर हो। मैं बता दिया इसका मीनिंग कोमुटेटिव नहीं है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अबेलियन का प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि वह जेड 10
मैं कौन कौन नॉर्मल सब ग्रुप है, ऑर्डर एक का भी, दो का भी, पांच का भी, 10 का भी, क्योंकि ये अबेलियन है। साइकिलिक का भी प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल होता है उसके अंदर, क्यों? क्योंकि वो अबेलियन होता है साइकिलिक। और वैसे भी साइक दूसरे भी तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि साइकिलिक ग्रुप में किसी भी सब ग्रुप की संख्या एक ही होती है। एक होगी तो यूनिक होगी, जो सब ग्रुप अपने जैसा अकेला होगा वही नॉर्मल होगा। इंडेक्स दो यूनिक वाला क्या होगा? नॉर्मल होगा। इंडेक्स टू का नॉर्मल होगा। फिर एक मैं तुम्हें प्राइम वाला रिजल्ट बताया था। तो आज हमने क्या पढ़ा? ये सब पढ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को भी? आज तुम इसे बहुत अच्छे से करना डाइहेड्रल ग्रुप। तो हम अब क्या पढ़ेंगे? एक तुम्हारा वो कल वाला क्वेश्चन रहेगा डिटर्मिनेंट दो तीन, जो तुम पूछ रहे थे, उसे मैं तुम किससे समझाऊंगा? होमोमॉर्फिज्म से समझाऊंगा। तो हम कल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म। इसी के साथ हम कल पढ़ देंगे आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट क्लास। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे साइलोथोरम और डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये सब हमें अभी ग्रुप में पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना। आइसोमॉर्फिज्म अप टू आइसोमॉर्फिज्म, बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो ग्रुप की खास बात क्या है, ये कंफ्यूज तो करता है। कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है। अब तक लगाया कहा, अब तक तो रटे थे, पास हो जाते चार थोड़ा रट के। पर इंटरेस्टिंग बहुत है। और इसमें इंटरेस्ट कब आता है? वीडियो सुनने से इंटरेस्ट नहीं आता, जब हम इसे बुक से पढ़ते हैं। ग्रुप मतलब बुक। नेट निकालने का एकमात्र रास्ता बुक की एक्सरसाइज। कितनी कोचिंग कर लो, लंदन तक चले जाओ, कोचिंग करते करते जो नेट निकल जाए मुझे बता दे, जब तक बुक नहीं पढ़ोगे। तुम्हारा कोई टॉपिक मजबूत कैसे होगा? उस टॉपिक की जितनी बुक तुम्हारे पास होगी, एक टॉपिक को एक बुक से पढ़ो, फिर उसे दूसरी से पढ़ो, देखो कितना मजा आता है। और नेट में एक महीने की फेलोशिप 30,000 प्लस है पहले महीने, इसलिए बुक खरीदी जा सकती है भाई। सारी बुक 5-7 हजार में ही आ जाएगी, महंगी बुक नहीं है, 500-400 रुपये की बुक आती है। चलो, आज का काम इतना ही हुआ। दिन मुझे अभी एक लेक्चर रामानुजन पे भी देना। ठीक है, ओके। नमस्ते।